तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तैयारी मतलब आपका रिवीजन। बाकी आप में से जितने भी जनता तक ये वीडियो पहुंच रही होगी, 2 3 4 500 लोग वीडियो देखते हैं, तो 5 के 500 लोगों ने पहले से ही सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। ऐसा तो नहीं हो कि तुम पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार ही देख रहे हो। 10 15 लोगों को छोड़ दिया जाए, मगर क्या तुमको वो चीज़ें याद है? नहीं। आपने हमेशा से चीज़ें लिखी है, कोचिंग गए, चीज़ें कॉपी में उतारी है, बस याद नहीं किया। मैं कह रहा हूँ अगर लिख के नौकरी लग चुकी होती तो तुमने इतने से नोट्स आज तक लिखे, नौकरी लग तो चुकी होती है। ठीक है, ये लिखना जरूरी है, ओके, मगर लिख इसलिए तो नहीं है कि बाद में रिवीजन कर सके। रिवीजन करेंगे तो चीज़ें याद होगी, क्योंकि नोट्स बना के तो आयोग नौकरी नहीं देगा। उन नोट्स को दिमाग में बैठा के आप टिक मार के आओगे तो ही नौकरी लगेगी। तो मेरी बातों को समझो और प्लीज़ इस चीज़ पर गौर करो कि लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट याद करना है। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से नोट्स सजाए, लाल पीले नीले पेन से नोट्स बनाए, आपने हाइलाइटर लगा दिया और आपने उन्हें याद ही नहीं किया, तो क्या फ़ायदा उनका? और आपने नॉर्मल कॉपी में नॉर्मल एक सिंगल पेन से ही नोट्स बनाए और आपने उनका बार बार रिवीजन किया और पेपर में आए तो चीज़ें आपको याद थी और आपने क्लिक कर दी और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो चीज़ों को समझो और चीज़ों को समझ के इम्प्लीमेंट करो। ऐसे नहीं कि बस आप भेड़ चाल कर रहे हो, बस लिख रहे हो, पढ़ रहे हो। आज तक भी आपने यूट्यूब में वीडियो देखी कि किसी भी चीज़ टीचर की वीडियो प्ले करी, आपने कॉपी में नोट करी, खत्म। यार नोट करने के लिए थोड़ा ना वीडियो देख रहे हैं आप, या नोट करने के लिए थोड़ा ना पढ़ा रहा हूँ मैं। हम ये चाह रहे हैं कि आपकी नौकरी में मदद मिले, और आप चाह रहे हो कि बस उतार के ही मदद मिल जाए तो फिर हो तो जाता ऐसा। क्योंकि वीडियो तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सीनियर सीनियर यूट्यूबर है, आप देखते हो उनके वीडियो में लाखों व्यू है, तो लाखों की नौकरी लग जा रही है क्या? नहीं, वो बस ऐसे देख रहे वीडियो को। उस वीडियो को जो दे रहा है टीचर, वो उधर से नॉलेज को उधर को ले ही नहीं रहे। तो प्लीज़ समझो, यही चीज़ें ऑफलाइन क्लासेस में हो रही है। मैं देखता हूँ कि ऑफलाइन क्लास में भी बच्चा आता है, लिखता है, घर चले जाता है, अगले दिन कॉपी को क्लास में खोलता है। ऐसे में बातें नहीं बन पाएगी। प्लीज़ समझो, बी मोटिवेटेड, हमेशा मोटिवेटेड रहो, हमेशा हमेशा हमेशा। पढ़ाई करो नहीं करो, जीवन में कुछ तो कर रहे होंगे, मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। कक्षा 3 4 में पढ़ा था ना, आलस्य शरीरस्य महान रिपु अस्ति। ये आलस भरी दुनिया ना बहुत बेकार है। आज के लिए इतना बहुत है, चलते हैं आगे। तो मैं आपको जिला सीरीज़ पढ़ा रहा था और अब मैं जिला सीरीज़ ख़त्म भी होने वाले हैं, तो मैं आपको पूछने भी लग गया हूँ कि कमेंट कर दीजिएगा अब इसके बाद क्या पढ़ोगे आप। ठीक है, तो जिला सीरीज़ में हमारे पास शायद से सेकंड लास्ट एक डिस्ट्रिक्ट बचा है जिसका नाम है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर के बारे में पढ़ेंगे तो 1995 में उधम सिंह नगर जिला बन गया था। ठीक है, इसके अलग अलग किताबों में अलग अलग डेट मिलती है। 26 दिसंबर में मिलता है, 30 सितंबर में मिलता है, 30 दिसंबर में मिलता है। तो डेट मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको एग्जैक्ट डेट अगर आपको पता होगी। वेबसाइट अलग बताती है, 20 नेगी जी की एक किताब आती है उसमें अलग लिखा आता है, एक किताब मेरे पास और है वो अलग बताता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें कि फिलहाल इतना याद रख लीजिएगा, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट कब बना था? 1995 में बना था। हमेशा से जो भी जिला सीरीज हम पढ़ते हैं उसके बारे में कुछ बेसिक से फैक्ट पढ़ते हैं, उसके बाद हेडिंग पढ़ेंगे और लास्ट में ख़त्म। उधम सिंह नगर तो बहुत छोटा सा जिला है, एक ही क्लास में ख़त्म हो जाएगा। उधम सिंह नगर में मैक्सिमम क्या होता है? गन्ना उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? उधम सिंह नगर। यार गन्ना करेगा तो मैक्सिमम, अगर चीनी बोल दिया जाए तो मैक्सिमम चीनी भी यही होता है। और अभी आगे जाके पढ़ेंगे भी, चीनी के मिलों के लिए फेमस है बाजपुर। पहली चीनी की मिल लगी थी 1959 में, आगे हेडिंग के तौर पे पढ़ाऊंगा भी। इसके अलावा इसके बारे में ये मैक्सिमम चीज़ें हैं यहाँ पे, मगर मैक्सिमम एक और चीज़ है जो कि हमेशा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से, दशकीय वृद्धि दर। उत्तराखंड के हर एक पेपर में एक क्वेश्चन तो जरूर आता है जनगणना से। तो जनगणना वाले टॉपिक का दशकीय वृद्धि दर। ठीक है, 10 साल में हमारी जनगणना होती है तो 10 साल में कितना वृद्धि दर हुआ? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर किसका है? उधम सिंह नगर का। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले का है? तो उधम सिंह नगर का। इसके अलावा क्या उत्तराखंड हर चीज़ में आगे आ गए? सॉरी, यूएस नगर हर चीज़ में आगे आ गए? नहीं, कुछ चीज़ में तो पीछे भी होगा ना। तो उधम सिंह नगर मिनिमम क्या है? उधम सिंह नगर में उत्तराखंड में सबसे कम साक्षरता है। ये बहुत गलत बात है। मतलब अगर उत्तराखंड के सभी जिलों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो सबसे कम पढ़े लिखे लोग उधम सिंह नगर के, लिटरेसी रेट सबसे कम है यहाँ का। तो थोड़ा सा गलत बात है। और एक और गलत बात है उधम सिंह नगर के बारे में, सबसे कम परसेंटेज में वन क्षेत्रफल है। तो पेड़ों का होना भी तो जरूरी है। अरे ये तो अच्छी बात होती कि पेड़ ज़्यादा होने चाहिए, तो यहाँ पे पेड़ कम है। पेड़ ज़्यादा होने चाहिए, वो भी कम है यहाँ पे। साक्षरता ज़्यादा होनी चाहिए, वो भी कम है यहाँ पे। ठीक है, तो उधम सिंह नगर टॉप पे भी है इन 3 चीज़ों में, और उधम सिंह नगर सबसे लास्ट पे भी है इन दो चीज़ों में। तो ये उधम सिंह नगर की बेसिक सी बातें थी जो हम सब लोगों को पता भी होगी और पता भी होना चाहिए।
इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, उधम सिंह नगर का हेडक्वार्टर वो है रुद्रपुर। ठीक है, उधम सिंह नगर का हेडक्वार्टर उधम सिंह नगर नहीं है, और उधम सिंह नगर नाम की तो कोई चीज भी नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है, आप बोलोगे कि मैं कैसी बात कर रहा हूं, जैसे कि मैं अपने पौड़ी जिले की बात करता हूं, तो मैं पौड़ी में ही रहता हूं बेसिकली, बट मैं पौड़ी में कहां पे हूं, कोटद्वार में हूं, और कोटद्वार से ही पौड़ी जाने में 4 घंटे लगते हैं, मगर एक एग्जैक्ट पौड़ी भी कोई जगह है। जैसे मैं चमोली जिले की बात करूंगा, तो चमोली भी तो कोई ना कोई एक जगह, एक तो चमोली पूरा जिला हो गया, मगर इस जिले के अंदर चमोली भी तो कोई एक जगह है। जैसे कि मैं रुद्रप्रयाग जिले की बात करूं, तो रुद्रप्रयाग तो पूरा जिला है, मगर रुद्रप्रयाग के अंदर एक हेडक्वार्टर भी तो होगा जहां पे रुद्रप्रयाग है, कि कहाँ है भाई, तो रुद्रप्रयाग में हूं। मगर ये यूएस नगर का जो जिला है ना, अगर तुम बोलोगे कहाँ है, तो उधम सिंह नगर कोई एग्जैक्ट प्लेस नहीं है, ये पूरा जिला उधम सिंह नगर है। जैसे ये पूरा जिला चमोली है, मगर एग्जैक्ट एक चमोली भी है। ये पूरा जिला रुद्रप्रयाग है, मगर एग्जैक्ट एक रुद्रप्रयाग भी है। ये पूरा जिला पौड़ी है, तो एग्जैक्ट एक पौड़ी भी है। ये पूरा जिला यूएस नगर है, मगर एग्जैक्ट यूएस नगर कहां पे है, ऐसी कोई प्लेस ही नहीं है वहां पे कि आप बोल पाओ मैं यूएस नगर में खड़ा हूं। जैसे मैं बोलता हूं ना मैं पौड़ी जा रखा हूं, ये पौड़ी में खड़ा हूं, ऐसा नहीं बोल सकते आप। पूरा जिला उधम सिंह नगर है, ओके, मगर इस जिले के अंदर उधम सिंह नगर कहां पे है ये पता नहीं है। जैसे पूरा जिला पौड़ी है, अब पौड़ी में एग्जैक्ट एक जगह भी है, तो ऐसा उधम सिंह नगर की एक इंटरेस्टिंग कहानी है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो इसीलिए उधम सिंह नगर का हेडक्वार्टर का है, उधम सिंह नगर का हेडक्वार्टर है आपका रुद्रपुर। और एक लास्ट पॉइंट, जो ये उत्तराखंड का मैप है, क्वेश्चन आता है उत्तराखंड का आकार कैसा है, तो आप क्या करोगे, आयताकार। जब मैं उत्तराखंड की ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो बात करूंगा उत्तराखंड का आकार कैसा है, आयताकार है। और उसी आयताकार आकार में यहां पे आप देखोगे तो एक जिला है जिसको हम पढ़ते हैं उधम सिंह नगर। अगला क्वेश्चन आपके पास कभी पेपर में आएगा कि उत्तराखंड अलग क्यों हुआ, उत्तराखंड अलग क्यों हुआ भाई यूपी से, तो क्यों हुआ था, पर्वतीय राज्य के लिए। आपका आंसर क्या आएगा, पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड यूपी से पृथक क्यों हुआ भाई, तो उत्तराखंड यूपी से पृथक होने का रीजन क्या है कि हमें पर्वतीय राज्य अलग चाहिए था। यार भाई जब तुम्हें पर्वतीय राज्य अलग चाहिए था, मानता हूं कि ये वाला पौड़ी चमोली वाला पिथौरागढ़ बागेश्वर अल्मोड़ा पहाड़ है, मगर यूएस नगर तो पहाड़ है ही नहीं, यूएस नगर में तो पहाड़ है ही नहीं, तो भाई तुम्हें यूएस नगर क्यों चाहिए। आप उत्तराखंड की जब मांग कर रहे थे, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा भी उत्तराखंड आंदोलन, पृथक राज्य आंदोलन, इसके बाद 99% में वही टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि 1-2 बच्चों के कमेंट भी आ रखे थे। बट मैं कह रहा हूं कि जब हमको उत्तराखंड चाहिए था, वो एज ए पर्वतीय राज्य चाहिए था, तो ये यूएस नगर क्यों, यूएस नगर तो पहाड़ी नहीं है, तो यूएस नगर को उत्तराखंड में मिलाने के लिए कमेटी बनाई गई थी। यूएस नगर को उत्तराखंड में मिलाना है कि नहीं है, यूएस नगर को यूपी में रहने देना है कि उत्तराखंड को दे दें, इसके लिए एक स्पेशल कमेटी आई थी, और वो थी जॉर्ज कमेटी। वो उस कमेटी का नाम क्या है, जॉर्ज कमेटी। तो मेरे दोस्त अगर आपसे क्वेश्चन आएगा जॉर्ज कमेटी का संबंध किससे है, तो उधम सिंह नगर से ही है। और इसी जॉर्ज कमेटी ने बोला था कि उधम सिंह नगर को किसको दे दो, उत्तराखंड को दे दो, तभी नहीं तो उधम सिंह नगर किसके पास रहता, यूपी के पास रहता। इसी की बदौलत ये उधम सिंह नगर आज हमको मिला है। अब तुमने एक कमेंट करके बताना है कि जॉर्ज कमेटी कब की है। कभी ना कभी तो जॉर्ज कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी होगी ना, जॉर्ज तो आदमी का नाम है, तो इस जॉर्ज कमेटी ने रिपोर्ट कब सौंपी, या जॉर्ज कमेटी कब की है, जब इसने बोला कि उधम सिंह नगर किसको दे दो, उत्तराखंड के दे दो, अदरवाइज तो उधम सिंह नगर किसके पास होता, यूपी के पास होता। तो ये यूएस नगर की बेसिक्स इन्फो थी, आपको समझ में आया होगा यूपी यूएस नगर के बारे में। 5-6 पॉइंट ये थे, एक इंपॉर्टेंट करके पॉइंट मैंने यहाँ पे समझाया है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़े मेरे दोस्त, अब हम एज यूजुअल जैसे पढ़ते हैं किसी भी जिले को, तो एज ए हेडिंग के तौर पे पहली हेडिंग लिखेंगे काशीपुर। काशीपुर का पुराना नाम हमें देखने के लिए मिलता है, सबको पता भी है काशीपुर का ओल्ड नेम क्या है, गोविसाण। अगर क्वेश्चन आएगा काशीपुर का पुराना नाम गोविसाण, इसको गोविसाण किसने बोला, तो इसको गोविसाण बोला था वैनसांग ने। ये वैनसांग पीछा नहीं छोड़ता, बार बार आ जाता है, ठीक है। अब परसों के ईओ के पेपर में तो आ रखा है यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं, किसी को कहते हैं यात्रियों का राजकुमार। ईओ के पेपर में देखा होगा तुमने, जीके में पूछा था, यात्रियों का राजकुमार प्रिंस। गोविसाण के अलावा काशीपुर का एक और नाम देखने के लिए मिलता है, और वो है कोटा। तो क्वेश्चन आएगा गोविसाण को चंद्रकाल में क्या कहा गया था, चंद्रवंश के शासनकाल में। तो चंद्रवंश के समय
काशीपुर को काशीपुर न बोला जाता था। चंद्रवंश के समय काशीपुर को क्या नाम से जाना जाता था? कोटा नाम से जाना जाता था। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ जाएगा चंद्रकाल में क्या कहते थे? कोटा कहते थे। इसके अलावा काशीपुर के बारे में आपको क्या पढ़ना है कि काशीपुर किस नदी के तट पे है? तो ढेला नदी के तट पर। क्वेश्चन आएगा काशीपुर किस नदी के तट पे बसा है? तो ढेला नदी के तट पे बसा है। नदी से याद आया, काशीपुर में एक और नदी बहती है जिस नदी का नाम है पीखा नदी। ये भी काशीपुर साइड ही बहती है, एग्जैक्ट काशीपुर शहर से पीछे। और इसी पीखा नदी पर एक डैम बना है, तुमड़िया डैम। क्या डैम बना है मेरे दोस्त? डैम का नाम क्या है? तुमड़िया डैम। और लगभग 1961 में ये बन गया था। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि तुमड़िया डैम कहाँ है? तुमड़िया डैम है आपका काशीपुर में। और ये तुमड़िया डैम किस नदी पर है? पीखा नदी पर है। और तुमड़िया डैम कब बना था? तो 1961 में बना था। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, अदरवाइज मैं बीच में खड़ा हो जाता हूँ तो आपको दिखते नहीं है। आगे बढ़े। काशीपुर के बारे में ये बेसिक सी बातें, कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल सी बातें हैं, कोई समझने में इश्यू नहीं होना चाहिए। आगे समझते हैं। काशीपुर में परसों के पेपर में मैंने आपसे पूछा था गिरिताल का है, तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत राइट आंसर दिया था गिरिताल काशीपुर में। और गिरी मेला का है? अल्मोड़ा में। तो ये भी काशीपुर में, ठीक है। इसके अलावा कटोरा ताल का है, तो कटोरा ताल भी काशीपुर में है। इसी के अलावा क्वेश्चन आएगा द्रोण ताल का है। तो ये सारे तालें, ये सारे झीलें आप आंसर करेंगे काशीपुर। द्रोण के बारे में, कटोरा ताल के बारे में, ये गिरी ताल के बारे में, बेसिक सी बात है। इन सब का आपका आंसर क्या करना पड़ेगा? काशीपुर ही करना पड़ेगा किसी भी हालत में। इसके अलावा थोड़ी देर पहले हमने देखा था मैक्सिमम गन्ना होता है, तो क्वेश्चन आएगा गन्ना विकास संस्थान का है। गन्ना विकास संस्थान, तो गन्ना विकास संस्थान भी काशीपुर में। अगला क्वेश्चन आ सकता है आपसे, क्या पूछा जा सकता है मेरे प्यारे दोस्त? हथकरघा, हथकरघा डिजाइन केंद्र, हथकरघा डिजाइन केंद्र। हथकरघा डिजाइन केंद्र भी कहाँ है? काशीपुर में है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। हम पढ़ रहे काशीपुर, तो जो भी फैक्ट काशीपुर के बारे में होगा मैं सारा लिखा देता हूँ। आपका काम है इनको लिखना, इनको याद करना, ठीक है। ध्यान रखिएगा। गन्ना विकास संस्थान, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जहाँ पे गन्ने के विकास, डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा, कम खेतों में गन्ने का ज़्यादा उत्पादन कैसे किया जाएगा, गन्ने से क्या क्या चीज़ें बन सकती है, उसका भूसा निकलता है उसको कैसे यूज किया जा सकता है, वही तो चीज़ें होगी। हथकरघा किसे बोलते हैं? हाथ से बनाई जाने वाली चीज़ें, इनके डिज़ाइन केंद्र होंगे यहाँ पे। बांस की लकड़ी से एक एक से डिज़ाइन बनाते हैं लोग, वो सारी चीज़ें। हाथों से ऊन बुन बुन के एक एक से डिज़ाइन बनाते चीज़ें लोग, वही चीज़ें होंगी यहाँ पे। तो इनके बारे में क्या समझाना, इसमें क्या समझाऊं? ताल है, ताल का नाम है बस। ये द्रोण सागर के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया था, शिक्षा दी थी, ठीक है। वो अर्जुन वाली धनुष तीर चलाने वाली की पेड़ पे चिड़िया बैठी, क्या दिख रहा है भाई? आंख दिख रही है, तो यहीं पे शिक्षा देते थे। तो ये बेसिक से फैक्ट है यार, इसमें तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा होगा जो समझाना पड़ेगा तो मैं समझाऊंगा। और अगर आपको कोई भी मुद्दा समझना होगा, सुनना होगा, तो आप कमेंट करके या मैसेज पर्सनली करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें कहाँ की हो रही है? ये हो रही है आपके ये काशीपुर के बारे में। तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको लिखा दिए। इसके अलावा आप परसों ईओ का पेपर देखो, ये वाला क्वेश्चन भी आपने पेपर में देखा होगा, एरोमा पार्क, तो उसका सही आंसर भी काशीपुर था। आप परसों ईओ का पेपर देखो, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आ रखा था एरोमा पार्क कहाँ है। तो भाई एरोमा पार्क भी आपका कहाँ है? काशीपुर में। बेसिक सी बातें ये याद रखना है। इसके अलावा बहुत बार पेपर में आता है आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय प्रबंधन संस्थान, हिंदी में लिखेंगे भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ये भी कहाँ है? काशीपुर में है। और ये बना था 29 अप्रैल 2011 को, 29 अप्रैल 2011 को बना था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट करके याद रखिएगा, आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, 29 अप्रैल 2011 को बना था। कहाँ पे? काशीपुर में। कांग्रेस के एक नेता हुआ करते थे कपिल सिब्बल जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। और सारे के सारे पॉइंट काशीपुर के बारे में ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा काशीपुर में ज्वाला देवी मंदिर है, ठीक है। इसी ज्वाला देवी मंदिर को उज्जैनी देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, उज्जैनी देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। सेम काशीपुरी करेंगे इसका आंसर भी। या इसी कोई सबसे फेमस नाम बाला सुंदरी का मंदिर या बाला सुंदरी का मेला। तो ये सारा का सारा पॉइंट क्या है?
एक ही जगह पे है, ये काशीपुर में ही है और ये सारा का सारा पॉइंट एक ही है। तीनों के तीनों मंदिरों को एक ही ऑब्जर्व करें। बाकी कोई परफेक्ट बच्चा या मेरा दोस्त मेरा भाई यहाँ का होगा तो एग्जैक्ट बता सकते कि क्या है। मैं तो इनको ऐसे ही पढ़ता हूँ कि तीनों के तीनों मंदिर है एक ही है, ठीक है। ज्वाला देवी मंदिर, उज्जैनी देवी मंदिर और बाला सुंदरी का मंदिर। इस मंदिर में एक बहुत फेमस मेला लगता है जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, जिसका नाम है चैती मेला। और चैती मेला लगता है यहाँ पे। थोड़ी देर पहले हमने पिथौरागढ़ के मेले भी पढ़े थे जो लास्ट क्लास में हमने पढ़े होंगे, तो वहां पर भी हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि इस मेले में कौन सी जनजाति भाग लेती, तो शौका जनजाति। ऐसी चैती मेला में कौन सी जनजाति बढ़ चढ़कर भाग लेती है, तो उत्तराखंड की एक जनजाति है बॉक्सा जनजाति, ठीक है। तो ऐसा फैक्ट देखने के लिए मिलता है कि बॉक्सा जनजाति इस मेले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। कौन से मेले की बात कर रहा हूं भाई मैं, चैती मेला। और नॉर्मल क्वेश्चन ये आ जाएगा भाई चैती मेला लगता कहाँ है, तो उधम सिंह नगर में। कौन से मंदिर में, ज्वाला देवी मंदिर में। कौन से मंदिर में, उज्जैनी देवी मंदिर में। कौन से मंदिर में, बाला सुंदरी मंदिर में। तो ये सारा फैक्ट, ये सारी चीजें कहाँ हो रही है, इतनी सारी बातें काशीपुर में हो रही है। तो आपका काशीपुर हेडिंग होगा, इसमें लिख दीजिएगा। उधम सिंह नगर में पढ़ने लायक ही काशीपुर है, बाकी उधम सिंह नगर में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, आज ही क्लास खत्म हो जाएगी। तो काशीपुर के ओल्ड नेम बता दिया, नदी बता दिया, डैम बता दिया है, गन्ना विकास संस्थान बता दिया, झील बता दी, हर घर का डिजाइन केंद्र, एरोमा पार्क, IIM कब बना, किसने बनाया, किसने उद्घाटन किया था, ये सारी बातें मैं बता चुका हूं आपको, ये ध्यान में रखिएगा। ये सारे बातें काशीपुर के बारे में। इसके अलावा इसके बारे में एक और पॉइंट आपको याद रखना है, वो है मोंटेश्वर महादेव। काशीपुर में एक और फेमस मंदिर है जिसका नाम है मोंटेश्वर महादेव का मंदिर। और महादेव का मंदिर है तो यहाँ पे कहानियां हैं प्रचलित कि यहाँ पे जो शिवलिंग था महादेव का शिवलिंग, तो शिवलिंग की स्थापना या पुनर्स्थापना जो भी आपको लिखना पड़ेगा, शिवलिंग को स्थापित किसके द्वारा किया गया था, तो आपने देखा होगा महाबली भीम के द्वारा किया गया था। तो भीम के बारे में तो सभी जानते हैं ना, भीम, पांडवों वाले भीम, मंझले भैया। तो मोंटेश्वर महादेव का मंदिर ऑल्सो इन काशीपुर, और यहाँ पे कहते हैं कि शिवलिंग की स्थापित भीम ने किया था। और इस मंदिर के लिए एक और हिस्ट्री से जोड़ के लिखेंगे, तो हमने थोड़ी देर पहले एक बंदे का नाम देखा था, ये बार बार आपके पेपर में पूछा जाएगा, बार बार आपके सिलेबस में आता रहता है, परसों के पेपर में भी आ गए थे, वेनसांग महोदय। तो वेनसांग ने इस मंदिर का वर्णन किया है। इस मंदिर का वर्णन किया है, किस मंदिर का वर्णन किया है, मोंटेश्वर महादेव का मंदिर क्या है, अपनी बुक में। इसकी बुक में तुम्हें पहले भी पढ़ा चुका हूं, और वेनसांग के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो मैंने हिस्ट्री में पढ़ा रखा है। और इसके बाद में तुम्हें ये वेनसांग दोबारा हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में भी पढ़ाया था, तो बार बार वेनसांग को तुम क्या ही पढ़ाना। तो इसकी बुक का नाम क्या है, पुरानी क्लास आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, आप मुझे ये भी कॉमेंट करके बताएंगे। 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी 2 बार पढ़ा लिया है, तीसरी बार लिखाना मेरे को उचित नहीं लगता, अब आपको याद हो जाना चाहिए। जिसको याद नहीं है तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, पुराने पेजों को पलटो और उनको रिवीजन करो, और रोज मेरी क्लास लेने से पहले एक बार रिवाइज किया करो, ठीक है। और अब आपको कल परसों से 2 क्लासेस देखने के लिए मिलेगी, एक तो ये डिजिटल बोर्ड पे मिलेगी और एक क्लास नॉर्मल बोर्ड पे भी देखने के लिए मिलेगी आपको। तो डाटा ज़्यादा होगा तो जल्दी मिलेगा, डाटा जल्दी कंप्लीट होगा, तो इसलिए आपको ज़्यादा भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी बातें थी आपका काशीपुर के बारे में। तो काशीपुर के बारे में जितने भी फैक्ट थे मैंने सारे के सारे फैक्ट लिखा दिए, अब आपको ये याद कर देने चाहिए, इतना मुझे उम्मीद है कि आप याद भी कर लोगे इन चीज़ों को। इसके अलावा काशीपुर के बारे में लिखना होगा, उत्तराखंड की ओल्डेस्ट सूती वस्त्र मिल। अगर कभी क्वेश्चन आएगा उत्तराखंड की ओल्डेस्ट सूती वस्त्र मिल कहाँ लगी थी, तो काशीपुर में ही लगी थी 1819 में, ठीक है। सबसे पुरानी सूती वस्त्रों की मिल काशीपुर में थी। इसके अलावा उत्तराखंड में अंग्रेजों ने खेती करी थी, तो उत्तराखंड में भांग की खेती की, भांग की फैक्ट्री, कल परसों पेपर में चाय की खेती पूछा गया था, तो अंग्रेजों ने भांग की फैक्ट्री पहली बार कहाँ लगाई थी, तो काशीपुर में लगाई थी। उत्तराखंड की पहली भांग की फैक्ट्री काशीपुर में लगाई थी। और इसका एक नाम आता सूथरफोर्ड, एक अंग्रेज है, इसने स्थापित किया था इस फैक्ट्री को। तो उत्तराखंड में भांग की फैक्ट्री जो पहली बार लगी थी वो भी काशीपुर में लगी थी। तो काशीपुर का पूरा डिटेल, पूरा पर्चा मैंने यहाँ पे खोल के रख दिया है, जो कि तुमने अलग अलग पढ़ा रहा होगा। इनको एक साथ लिखो, एक साथ याद कर लो, एक सामने याद कर लो। आप डिस्ट्रिक्ट सीरीज मुझसे पढ़ लोगे ना, अब प्रॉपरली नोट्स बना दोगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें उत्तराखंड की ऐसी क्लियर हो जाएगी आपकी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। अब बाकी और टॉपिक भी तो कराऊंगा मैं, जब उत्तराखंड में बागवानी वगैरह पढ़ेंगे, अंग्रेजों की खेती वगैरह पढ़ेंगे, तो ये भांग की खेती, चाय की खेती, आलू की खेती, सेब की खेती, सारी खेती पढ़ा देंगे,
डिस्ट्रिक्ट सीरीज में हल्का फुल्का इनको जान लेंगे तो जब एक्चुअल में टॉपिक पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। बस शर्त है आप मेरी डिस्ट्रिक्ट सीरीज याद कर लो बस, ठीक है। अगली हेडिंग लिखेंगे, आगे पढ़ेंगे। काशीपुर के बाद नई हेडिंग लिखेंगे रुद्रपुर। रुद्रपुर रुद्रपुर के बारे में अभी तो हमने पढ़ा उधम सिंह नगर का। उधम सिंह नगर का क्या है, ये हेडक्वार्टर है। रुद्रपुर एक नदी के तट पे बसा हुआ है, इस नदी का नाम है कल्याणी नदी। तो रुद्रपुर किस नदी के तट पे बसा हुआ है, कल्याणी नदी के तट पे। और रुद्रपुर में एक मेला भी लगता है, इस मेले का नाम है अटारिया मेला। रुद्रपुर में कौन सा मेला लगता है, तो अटारिया मेला लगता है। रुद्रपुर का एक ओल्ड नेम देखने के लिए मिलता है और रुद्रपुर के लिए बोक्साड़ शब्द का प्रयोग किया जाता है। शायद से बोक्स जनजाति की वजह से किया जाता रहा होगा। बोक्साड़ इसका ओल्ड नेम देखने के लिए मिलता है और खासकर चंद शासन में, जब कुमाऊं में चंदों का शासन चल रहा था उस समय रुद्रपुर वाले एरिया के लिए बोक्साड़ शब्द का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए रुद्रपुर का ओल्ड नेम आप कहीं ना कहीं बोक्साड़ कर सकते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा यहाँ के बारे में एक क्वेश्चन जो उत्तराखंड के पेपरों में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, उत्तराखंड का ग्राम विकास संस्थान। उत्तराखंड का ग्राम विकास संस्थान का है, उत्तराखंड का ग्राम विकास संस्थान भी आपका रुद्रपुर में है। ये क्वेश्चन दोस्त एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड का ग्राम विकास संस्थान काशीपुर में है, इसे उतार लीजिएगा चीजें। रुद्रपुर का 1 2 3 4 5 फैक्ट है। हर चीज को मैं फैक्ट टू फैक्ट लिखा रहा हूँ, सारा एक सामने लिखा रहा हूँ, इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ। इनके बारे में समझाना तो नहीं, अटारिया मेला लगता है तो मेला होगा, कल्याणी नदी है तो नदी होगी, इसमें क्या समझाना है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होगा तो जरूर आपको समझाऊंगा, ठीक है। हाँ, अब इस रुद्रपुर में एक इंपॉर्टेंट करके फैक्ट लिखना आपने, ये समझने की चीज है। एक ऑपरेशन के बारे में आपने सुना होगा, इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। ब्लू कैसे लिखते होंगे यार, एक तो मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी मुझे लगता है अपनी। उत्तराखंड में अंग्रेजी की आवश्यकता पड़ेगी मुझे। अंग्रेजी में तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, पर किसी को गढ़वाली में पढ़ना होगा तो कमेंट कर दो, गढ़वाली में अच्छे से पढ़ा दूंगा, गढ़वाली सिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। मगर कुमाऊनी वाले भाई लोग नहीं पढ़ पाएंगे ना गढ़वाली, समझ में नहीं आल तुम्हारे गढ़वाली, फिर फायदा नहीं। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों हुआ था, तो ये हुआ था गोल्डन टेम्पल। अब गोल्डन टेम्पल कहाँ है भाई, स्वर्ण मंदिर कहाँ है, स्वर्ण मंदिर है आपका अमृतसर में। तो सिखों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल अगर मैं बात करूं सिख धर्म में तो वो गोल्डन टेम्पल ही होगा, अमृतसर ही होगा। तो यहाँ पे एक बार आतंकवादी हमला हो गया था, तो उसी आतंकवादी हमले के लिए रिवर्स में भारतीय सेना द्वारा चलाए जाने वाला ऑपरेशन, उसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 का। तो क्वेश्चन आएगा ऑपरेशन ब्लू स्टार किसके लिए चलाया गया था, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार भारत के इतिहास में 1984 में चलाया गया था। और किसके लिए चलाया गया था, गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर के लिए चलाया गया था। वहां पे एक बार आतंकवादी हमले हो गए थे, समथिंग लाइक ऐसा कुछ स्टोरी है। तो उसके बाद सिख धर्म के लोगों ने पलायन कर दिया था और इस घटना के बाद सिख धर्म के लोग मैक्स मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में रुद्रपुर में आकर बसे थे, रुद्रपुर में आकर बसे थे। किस घटना के बाद, इस घटना के बाद। तो उत्तराखंड में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद निम्न में से किस शहर में सिख धर्म के लोगों ने निवास शुरू किया था, किस जगह पे रुके थे आके, तो रुद्रपुर में रुके थे। और इसीलिए सिख धर्म की सबसे ज्यादा जनसंख्या भी उधम सिंह नगर जिले में है और उधम सिंह नगर में भी सबसे ज्यादा सिख धर्म के लोग रुद्रपुर में देखने के लिए मिलेंगे। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद निम्न में से किस शहर में सबसे ज्यादा सिख धर्म के लोगों ने अपना शरण लिया था, तो ध्यान में रखना इसी स्थान पे या इसी रुद्रपुर में उन्होंने पहली बार शरण ली थी, या सबसे ज्यादा मात्रा में क्या ली थी, शरण ली थी। तो ये था रुद्रपुर के बारे में बेसिक सी इन्फो, ये नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन थी। और ये सिख धर्म का ऑपरेशन ब्लू स्टार से क्या लेना देना है वो मैंने आपको बता दिया। हाँ, आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट लिखना होगा रुद्रपुर के बारे में, तो भी मैं आपको बता देता हूं। कुमाऊं का पहला
साइबर थाना। कुमाऊं का पहला साइबर थाना, ये करंट अफेयर का था लास्ट टाइम पे, 2021 में खुला था। तो कुमाऊं का पहला साइबर थाना, तो कुमाऊं का पहला साइबर थाना भी रुद्रपुर में था। ठीक है, अब आपने कमेंट करके बताना है कि उत्तराखंड का पहला साइबर थाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा पेपर में। उत्तराखंड का पहला साइबर थाना या गढ़वाल का पहला साइबर थाना। ठीक है, कुमाऊं का पहले तो मैंने बता दिया है रुद्रपुर, तो जो गढ़वाल का है वो इससे भी पहले था। ठीक है, ये उत्तराखंड में दूसरे नंबर पे रैंक इसकी। पहला वाला साइबर थाना कहाँ खुला था? अब आंसर ही बता दूंगा तो फिर तुम क्या बताओगे? ठीक है, तो आप उसका आंसर बताना, वो पहला है तो उत्तराखंड का भी पहला हो जाएगा, गढ़वाल का भी पहला हो जाएगा। जो ये कुमाऊं में खुला रुद्रपुर, तो कुमाऊं का तो पहला हो जाएगा, मगर उत्तराखंड का ओवरऑल में दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो आपने बताना उत्तराखंड का पहला साइबर थाना कहाँ पे खुला था, कब खुला था, जो भी जानकारी आपको पता होगी वो बता देना। तो आपका काशीपुर के बारे में पूरी डिटेल मैंने दे दी है, रुद्रपुर के बारे में पूरी डिटेल मैंने देती है। उम्मीद करता हूं कि याद भी हो रहा होगा, चीजें समझ में भी आ रही होगी। अब लिखेंगे जसपुर और बाजपुर, दोनों चीजें एक साथ लिख लीजिएगा, जसपुर और बाजपुर। अगली हेडिंग होगी जसपुर और एक नाम आता है बाजपुर। बाजपुर में यहीं पे लिखेंगे बाजपुर का ओल्ड नेम क्या है, तो बाजपुर का ओल्ड नेम हमें देखने के लिए मिलता है मुड़िया। बाजपुर का ओल्ड नेम देखने के लिए मिलता है मुड़िया। और जसपुर का पुराना नाम अगर पूछेंगे तो शाह जाफरपुर, ये देखने के लिए मिलता है। तो अगर जसपुर पढ़ेंगे तो जसपुर भी यूएस नगर में, तो जसपुर का पुराना नाम शाहजहांपुर, और बाजपुर का पुराना नाम देखने के लिए मिलता है आपका मुड़िया। इसके अलावा जसपुर के लिए बोलते हैं कि जसपुर का नाम जसपुर पड़ा था जसोधन जोशी के वजह से, जसोधन जोशी के नाम पर। चंद्रवंश में कोई मंत्री थे जसोधन जोशी, तो उन्हीं के नाम पर इस जसपुर का नाम जसपुर पड़ा है। बाकी जसपुर के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं है, कुछ भी ऐसी डिटेल नहीं है कि जिसको एग्जाम में पूछा जाए और पढ़ाया जाए। मगर जो आपके सामने बाजपुर लिखा है, तो बाजपुर में ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उन पर कैरी करने की कोशिश करते हैं। बाजपुर का अगला क्वेश्चन ये आ सकता है कि बाजपुर किस नदी के तट पर है, तो बाजपुर बसा हुआ है धूमा नदी के तट पर। बाजपुर किस नदी के तट पे बसा हुआ है, तो बाजपुर बसा हुआ है धूमा नदी के तट पे। देखो 2-4 नदियों के बारे में आपने पढ़ लिया है, ढेला नदी के बारे में पढ़ लिया है, पीखा नदी के बारे में पढ़ लिया है, कल्याणी नदी के बारे में पढ़ लिया है, और धूमा नदी के बारे में पढ़ लिया है। ये छोटी मोटी नदियाँ हैं, जब उत्तराखंड का नदी तंत्र पढ़ते हैं तो किसी का नाम भी नहीं आता, मगर जब एग्जैक्ट जिला सीरीज पढ़ रहे हैं तो इनका नाम देखने के लिए मिल रहा है, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाजपुर की कहानी मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताई थी, फेमस है। बाजपुर क्यों फेमस है? फेमस फॉर शुगर मिल, फेमस फॉर शुगर मिल। चीनी की मिलों के लिए, या उत्तराखंड में सर्वाधिक चीनी की मिलें कहाँ हैं, तो बाजपुर में है। और यहाँ पे जो पहली चीनी की मिल लगी थी 1959 में लग गई थी, पहली चीनी की मिल, पहली सरकारी चीनी की मिल। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया, पहली सरकारी चीनी की मिल कहाँ पे लगी थी, तो बाजपुर में लगी थी, और 1959 में ही लग गई थी, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये था जसपुर, और वो है बाजपुर, और जिला चल रहा है आपका उधम सिंह नगर, और काशीपुर और रुद्रपुर आप लास्ट स्लाइड में पढ़ चुके हैं। बाकी ये जो बेसिक सी बातें थी वो मैंने आपको लिखा दी है, इनके बारे में याद रखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो रही है और क्या क्या चीज़ें नहीं हो रही। अगली हेडिंग है आपके पास नानक मत्ता। नानक मत्ता सिख धर्म का बहुत पवित्र स्थल उत्तराखंड में, तो इसका पुराना नाम हमें देखने के लिए मिलता है गोइक मत्ता। गोइक मत्ता भी इसका ओल्ड नेम है, या कहीं कहीं पे आपको ऐसा नाम देखने के लिए मिलेगा सिद्धमता। सिद्धमता भी इसका ओल्ड नेम है। और एक फेमस सबसे प्राचीन नाम इसका जो देखने के लिए मिलता है बक्सी, तो बक्सी भी नानक मत्ता का पुराना नाम है। तो नानक मत्ता के ओल्ड नेम पूछेंगे तो आप चाहे गोइक मत्ता करो, सिद्धमता करो या बक्सी करो, ये नानक मत्ता के पुराने नाम है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या है, बक्सी। तो बक्सी किसे कहा जाता था? नानक मत्ता को कहा जाता था। नानक मत्ता में ही एक झील है, वो है नानक सागर। ठीक है, और यहाँ पे सिख धर्म का सबसे बड़ा गुरुद्वारा भी है नानक मत्ता में। ठीक है, मैं जब यहाँ पे गया था तो आप फील नहीं करोगे, जितना मैं घूमा हूँ बहुत सारी झीलें देखी उत्तराखंड में। और उत्तराखंड की जो झीलें होंगी वो पहाड़ों पे बनी हैं, तो पहाड़ों पे जो झीलें हैं बहुत बड़ी नहीं बन सकती। उत्तराखंड में सबसे बड़ी झील सहस्त्रताल है। ये सहस्त्रताल की ट्रैक पे तो कोई लोग जाते ही नहीं है, मगर आपने भीमताल देखा होगा, ये कितना है, अब वही कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है।
मगर आप जब नानक सागर में जाते हैं तो ये नानक सागर जब मैंने देखा तो मेरे को ऐसा फील आया समुद्री है, जहाँ तक नज़र जा रही है ना वहीं तक नानक सागर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, जिसका नाम है नानक सागर। तो नानक सागर क्वेश्चन आएगा तो नानक मत्ता में ही है, और नानक सागर क्वेश्चन आएगा तो कहाँ होगा भाई, उधम सिंह नगर में होगा। तो मैंने तो पीडीएफ बनाई नहीं, अदरवाइज मैं फोटो दिखाता आपको यहाँ की। मतलब जहाँ तक, मतलब मैं तो कभी इतना घूमने के बाद भी पूरा नॉर्थन इंडिया ही घूमा हूँ, नॉर्थ ईस्ट, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, इन्हीं जगह पे मैं घूमा हूँ। बाकी बेसिकली उत्तराखंड, मैं कभी भी साउथ में नहीं गया, तो मैंने जीवन में कभी भी समुद्र नहीं देखा है। तो इसको देख के ऐसा लगता है कि समुद्र है, क्योंकि जहाँ तक नज़र जाती है ना वहाँ तक पूरा पानी पानी दिखता है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा है नानक सागर। तो ये तो सबको पता है, खैर जो यहाँ का होगा उसको तो अच्छे से पता होगा, बट जो नहीं होगा तो कभी मौका मिलेगा नानक सागर तो देखना यार कैसा है क्या है। ठीक है, तो नानक मत्ता, गोइक मत्ता, सिद्धमत्ता, बक्सी, नानक सागर भी यहाँ पे है। इसके अलावा नानक मत्ता को क्यों जाना जाता है, क्यों इसका नाम नानक के नाम से पड़ा है, तो हम सिख धर्म की बात करते हैं। तो सिखों के प्रथम गुरु, सिखों के प्रथम गुरु कौन है? सिख धर्म में कितने गुरु हुए थे टोटल, बताओ? अरे बताओ, अच्छा सॉरी 10 गुरु हुए थे। तुमने कैसे बताना यार, नहीं मैं सोच रहा मैं ऑफलाइन ही क्लास में पढ़ा रहा हूँ। सिखों के प्रथम गुरु जी है जिनका नाम था गुरु नानक देव जी। तो गुरु नानक देव जी ने यहाँ की यात्रा करी थी। अलग अलग किताबों में अलग अलग डाटा मिल जाता है, कहीं पे लिखा है कि इन्होंने यहाँ की यात्रा 1515 में करी थी, कहीं पे लिखा है 1508 में करी थी। जो भी एग्जाम में आएगा तो अपने हिसाब से टिक मारिएगा। और इनके साथ 2 शिष्यों के नाम जरूर लिख लेंगे आप, एक का नाम है बाला और एक का नाम है मर्दाना। तो गुरु नानक देव ने यहाँ की यात्रा करी थी 1508 या 1515 में, और अपने 2 शिष्यों के साथ करी थी, तो बाला और मर्दाना। इन बाला और मर्दाना का नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट करके याद रखें, क्वेश्चन आ सकता है कि सिख धर्म के पहले गुरु किसके साथ आए थे, तो शिष्यों के साथ आए थे, और उनके शिष्यों का नाम क्या था, बाला और मर्दाना था। बाकी नानक सागर है, इससे क्वेश्चन आएगा तो ये बक्सी वाला ही क्वेश्चन आएगा, बाकी कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, बाकी नानक मत्ता के बारे में ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट, उत्तराखंड की एसटी सीट है। ये कौन सी सीट है? एसटी सीट है। एसटी सीट का मतलब आप समझते हैं ना, इसको अगर मैं समझाऊं तो उत्तराखंड विधानसभा में कितने विधायक हैं? उत्तराखंड विधानसभा है, विधानसभा किसको बोलेंगे? विधायकों को बोलेंगे। अब विधानसभा का वर्णन कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 170 में है। ठीक है, उत्तराखंड की विधानसभा की मैं बात करूं तो उत्तराखंड की विधानसभा में 70 विधायक है। उत्तराखंड की विधानसभा में 70 विधायक है, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना। इन 70 विधायकों में से एक को तो अध्यक्ष बनना पड़ेगा ना, तो इन 70 विधायकों में से जो अध्यक्ष बनी है वो हमारी कोटद्वार की विधायकी है, उनका नाम है श्रीमती रितु खंडूड़ी भूषण। रितु खंडूड़ी भूषण, खंडूड़ी वो मायके से है, अभी वो भूषण है। तो रितु खंडूड़ी भूषण कोटद्वारिया हमारे यहाँ के विधायक है, और यही वर्तमान में उत्तराखंड के 70 विधायकों की अध्यक्ष है। और ये भी ध्यान में रखना, पहली महिला भी है। इससे पहले कोई भी महिला विधानसभा की अध्यक्ष नहीं बनी थी उत्तराखंड में, तो ये पहली महिला है। अब जो ये उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीट है ना मेरे दोस्त, तो इनको 2 भागों में बांटा जाता है, 15 + 55। 55 सीट होती है सामान्य, 55 सीटें होती है सामान्य, मतलब 55 विधायक ऐसे हैं जो सामान्य जाति से बिलोंग करते हैं। आप भी उसका चुनाव लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अगर आप सामान्य जाति से। और इसमें से 15 सीटें आरक्षित सीटें। तो उत्तराखंड में बोलेंगे कि विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित है, जिनमें रिजर्वेशन मिलता है, आरक्षण वाली सीटें विधानसभा में भी है, तो वो कितनी है? 15 है। और फिर इस 15 सीटों को भी 2 भागों में बांटा जाता है मेरे दोस्त, एक होता है 13 और एक होता है 2। तो 13 विधायक उत्तराखंड में बनते हैं अनुसूचित जाति के, जिन्हें बोला जाता है एससी सीट, और 2 विधायक बनते हैं उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति के, जिन्हें बोला जाता है एसटीसी, सिविल ट्राइब्स। तो ये बेसिक सी बातें थी। तो इन 2 में से ना एक ने नानक मत्ता भी है, इन 2 सीटों में से एक तो नानक मत्ता है, और एक दूसरी सीट है जो कि देहरादून की है। अब वो भी आपने कमेंट करके बताना कौन सी। बहुत आसान क्वेश्चन यार, सबको पता होना चाहिए। अगर ये भी पता नहीं है ना तो इट मीन्स आपकी तैयारी बहुत 0 लेवल की है। साफ बोलना, सुखी रहना, इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे नानक मत्ता। तो नानक मत्ता के बारे में जो बेसिक से पॉइंट तो बता दिया, मेनली ये बक्सी वाला है, बाला मर्दाना वाला है। ठीक है, उसके बाद नानक मत्ता उत्तराखंड की एक एसटी सीट है। तो उत्तराखंड में टोटल कितनी एसटी सीट है? 2।
एक तो मैंने बता दिया नानक मत्ता, दूसरी कौन है वो आपने कमेंट करके बताना है। उत्तराखंड में एससी सीटें कितनी है 13। उत्तराखंड में आरक्षण वाली सीटें कितनी है 15। उत्तराखंड में सामान्य सीटें कितनी है 55। उत्तराखंड में विधानसभा की कुल सीटें कितनी है 70। उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन है रितु खंडूड़ी। क्या इससे पहले बाहर कोई महिला बनी? नहीं। तो पहली महिला कौन है रितु खंडूड़ी। रितु खंडूड़ी कहाँ की विधायक है? कोटद्वार की। विधानसभा कौन से आर्टिकल में? 170। बाकी जब कभी पॉलिटी पढ़ाऊंगा ना तो बहुत शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, ऐसे आपने कभी पढ़ी नहीं होगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ बहुत याद हो जाएगा तुरंत 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 चिल करके। बस एक बार साथ साथ जो मैं लिखा रहा हूँ उन्हें नोट करो, उन्हें याद भी कर दो, फिर आपको फील आएगा कि वाकई में डाटा भी अच्छा मिल रहा है और वाकई में हम भी अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, तो बहुत मज़ा भी आएगा पढ़ने में। अदरवाइज फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। तो ये चीज़ों को उतार लीजिएगा, मैं बोर्ड से हट भी गया हूँ और इन चीज़ों को उतारने के बाद याद भी करना है, ऐसा नहीं कि बस उतार दिया और याद इन्हें कर नहीं रहे हो आप। अगली हेडिंग लिखेंगे पंतनगर। पंतनगर का पहला पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे उत्तराखंड का एक हवाई अड्डा भी है जिसका नाम है फूलबाग हवाई अड्डा। फूलबाग हवाई अड्डा। पंतनगर का जो हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट है जो, उसको किस नाम से जाना जाता है? फूलबाग के नाम से जाना जाता है। तो फूलबाग हवाई अड्डा कहाँ पे आपका? तो फूलबाग हवाई अड्डा है आपका पंतनगर में। इसके अलावा पंतनगर किसके लिए जाना जाता है? तो पंतनगर जाना जाता है कृषि विश्वविद्यालय के लिए। पंतनगर पूरी दुनिया में फेमस है कृषि विश्वविद्यालय के लिए, पूरे भारत में फेमस है कृषि विश्वविद्यालय के लिए। और ये कृषि विश्वविद्यालय कब बना था? तो ये बना था 17 नवंबर 1960 को, और इसका उद्घाटन करने के लिए स्वयं जवाहरलाल नेहरू दैट टाइम के प्राइम मिनिस्टर आए थे। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा होगा। और जब ये कृषि विश्वविद्यालय बना था तो इसका पहली बार कोई कुलपति भी बनेगा, और इस कुलपति वाला क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, तभी लिखा रहा हूं। इसका नाम है सर एंथोनी पार्कर। तो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति कौन है? तो उसके कुलपति का नाम है सर एंथोनी पार्कर। एंड द लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को अब बोलते गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। अभी से क्या कहते हैं? गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय इसको कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा इसके नाम के आगे जीबी पंत कब जोड़ा गया? तो 1972 में जोड़ा गया था। इसके नाम में कब जोड़ा गया था? 1972 में। तो जब बना था तो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को यही कहते थे, कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर। यह पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कब बना था? 1960 में बना था। इसका उद्घाटन करने के लिए कौन आए थे? प्रधानमंत्री जी आए थे। ठीक है। इसके पहले कुलपति का नाम क्या? सर एंथोनी पार्कर जी इसके पहले कुलपति बने थे, चांसलर बने थे। एंड इसको, इस यूनिवर्सिटी का नाम अब बदल के क्या कर दिया गया है? गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी। तो गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी कब किया गया इसका नाम? 1972 में किया। तो क्वेश्चन आएगा किस विश्वविद्यालय के आगे जीबी पंत कब जोड़ा गया? तो आप आराम से बता सकते हो सर कब जोड़ा गया था? 1972 में जोड़ा गया था। ये भी कोई पूछने की बात है, हम तो कर देंगे। अगली जगह उधम सिंह नगर, आज खत्म हो गया। उधम सिंह नगर में कोई भी डिटेल ज्यादा है नहीं, बहुत छोटा सा जिला था। अगला है खटीमा। खटीमा के ओल्ड नेम देखने के लिए मिलते हैं मुझे दो। एक नाम आपने सुना भी होगा, ये मिलता है खटीमा का प्राचीन नाम कथनपुर, और खटीमा का एक प्राचीन नाम ये भी देखने के लिए मिलता है मकरपुर। तो ये खटीमा के पुराने नाम है। इसके अलावा खटीमा में एक बहुत फेमस मेला लगता है रामडोला। इस पे एक कुमाऊनी गाना में रामडोला कुमेला लग्यूं समथिंग करके, ऐसा कुमाऊनी गाना भी है। मुझे तो आती नहीं है कुमाऊनी बोलनी, तुम में से कोई क्लास देता है कुमाऊनी का तो मुझे देना, ठीक है। कुमाऊनी का तो जाने जैसा, पर कोई अंग्रेजी सिखाता तो बताओ। अंग्रेजी सीखने का इच्छुक हूँ, मेरे को अंग्रेजी बोलते समय बेइज्जती हो जाती है। यहाँ तक कि मुझे तो ऐसा भी कमेंट आता है कि हिंदी भी ढंग से नहीं बोल पाता मैं, गढ़वाली टोन आ जाती। आप लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना गढ़वाली से? अगर आप लोगों को भी गढ़वाली से प्रॉब्लम है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ यार। मेरी पहचान ही गढ़वाली है, अपन गढ़वाली है तो गढ़वाली तो बोलेगा ही ना। चाहे कहीं भी चले जाएंगे गढ़वाली तो बोलते रहेंगे, चाहे अंग्रेजी सीखूँ ना सीखूँ, पर गढ़वाली कभी नहीं भूलूंगा, कंटिन्यू बोलता रहूँगा। और आप भी अपनी मातृभाषा को बोलिएगा, ठीक है। और मातृभाषा से याद आया तुम्हारे, देखो इंसिडेंट ये भी 2 सितंबर 1994, ये वाली कहानी तो मैं तुम्हें पहले भी पढ़ा चुका हूँ। 2 सितंबर 1994 को कौन सा कांड हुआ था? खटीमा कांड हुआ था। 2 सितंबर 1994 को एक कांड हुआ था खटीमा कांड। इसकी पूरी डिटेल मैंने आपको देहरादून वाले डिस्ट्रिक्ट में पढ़ा रखा है। और देहरादून वाले डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे मसूरी पढ़ाया होगा ना, वहाँ पे पढ़ाया था।
मसूरी वाली वीडियो देख लेना, वहाँ पे मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है कि खटीमा कांड के बाद ही मसूरी कांड होता है, फिर बाटा साटा कांड होता है, क्यों होता है, क्या होता है, मैंने पूरे डिटेल में वहाँ पे समझा रखा है। एक बात को बार बार समझाना मेरे लिए उचित नहीं है, मैंने तुम्हें बता दिया, वहाँ पे पढ़ सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पे हम कौन सा डे मनाते हैं, कुमाऊनी बोली दिवस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये 1 सितंबर नहीं, 2 सितंबर नहीं, 1 सितंबर होगा, ठीक है। तो 1 सितंबर 1994 को, 1 सितंबर 1994 को क्या हुआ था, खटीमा कांड हुआ था। क्यों हुआ था, मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बता रखा, देहरादून वाली क्लास देख लेना, क्योंकि पूरा डिटेल में समझाऊंगा तो आज का टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। और खटीमा कांड के बाद मसूरी कांड हुआ था। मसूरी कांड कब हुआ था, 2 सितंबर को हुआ था, ये उस वीडियो में देख लेना। और उसके बाद 15 सितंबर को कौन सा कांड हुआ था, बाटा साटा कांड हुआ था। इन सारे कांड के आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मसूरी वाली वीडियो देख लो, जिला सीरीज देहरादून में जाके। और इसलिए 1 सितंबर को कुमाऊनी बोली दिवस मनाया जाता है और 2 सितंबर को गढ़वाली बोली दिवस भी मनाया जाता है। तो ये बेसिक सी बातें हैं, उम्मीद करता हूँ होपफुली समझ में आई होगी आपकी क्लास। बहुत आसान और बहुत छोटी और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, बहुत मोटी क्लास थी, ध्यान में रखिएगा। लास्ट में उधम सिंह नगर आज आपका कंप्लीट। तो इसके 2-4 वन लाइनर क्वेश्चन तो आपको लिखने चाहिए भाई, ठीक है। पढ़े ऐसे कि पढ़ा सको, लिखो ऐसे कि याद कर सको। अब पढ़ो तभी जब तुम्हारा पढ़ने का मन कर रहा। भाई अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो टाइम से प्राइवेट नौकरी करने चले जाओ, HM वगैरह करो। कोई भी काम करना होगा तो टाइम से करना ही अच्छा होता है। ऐसा बिल्कुल गलत है कि आप माताजी पिताजी के पैसे बर्बाद करके कंटिन्यूसली 3-4-5 साल की कोचिंग कर रहे हो और उसके बाद भी तुम्हें अचीव नहीं हो रहा कुछ, तो ये तो गलत बात है। अगर आप सही लगन से, सही मन से, सही डायरेक्शन में काम करोगे नौकरी जरूर मिलेगी, ये बोलने वाली बात है बाकी, ठीक है। चाहे कितना भी भ्रष्टाचार हो जाए, पढ़ने वाले तो नौकरी लगा ही रहे हैं। आपके भाई बहन, हमारे यार दोस्तों की तो नौकरी लगी गई है। अब हमारी नौकरी नहीं लग रही, इट मीन्स हम में कोई कमी है ना। तो अपनी कमी को एक्सेप्ट करो, चाहे कितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे सरकार पेपर निकाले ना निकाले। हमारे यार दोस्तों की नौकरी लग गई ना, आपके बड़े भाइयों की, आपके यार दोस्तों की नौकरी लग गई ना, उन्होंने मेहनत की तो नौकरी लग जाएगी। आप मेहनत करो, आपकी भी लगेगी, अगर नौकरी ही चाहिए तो। अगर नहीं चाहिए तो टाइम से, ठीक है। तो वन लाइनर क्वेश्चन US नगर में बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर 1-2 है, उनको लिख लीजिएगा। राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम, कभी क्वेश्चन आएगा, राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम। उत्तराखंड के पेपर में एक ना एक इंस्टीट्यूट जरूर पूछा जाता है, ठीक है, एक ना एक संस्थान जरूर पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में एग्जैक्ट कहाँ पे है ऐसा तो मुझे पता नहीं है, और ना मैंने फिर गूगल किया इनको, इनका जबरदस्ती गूगल करके कोई फायदा था नहीं टाइम वेस्ट करने के लिए। आप बस इतना याद रख लीजिएगा इसको कि कहाँ पे है। औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला, कभी क्वेश्चन आएगा, औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ पे है, औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला, औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला। तो इसका आंसर भी आप क्या करेंगे, US नगर। औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला भी आप US नगर करेंगे। नेक्स्ट, क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला, इंपॉर्टेंट करके इसको याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आएगा, 101% आएगा पेपर में। क्षेत्रीय, ये 101% पेपर में आएगा, क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला, क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस सब का आंसर आप क्या करेंगे, US नगर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक जेल भी है, यहाँ पे एक जेल भी है जिस जेल का नाम है संपूर्णानंद खुली जेल। तो संपूर्णानंद जेल का है, संपूर्णानंद जेल है आपका सितारगंज में। कल परसों उसका रिजल्ट आया था ना बंदी रक्षक का, तो लास्ट जो बंदी रक्षक की ट्रेनिंग हुई थी यहीं हुई थी सितारगंज। मेरा भाई भी था उसमें, तो अपन लोग गए थे यहाँ POP में। तो संपूर्णानंद खुली जेल है सितारगंज में, ठीक है। तो आज खत्म करते हैं उधम सिंह नगर जिले का डिटेल। बहुत छोटा जिला था, इतना छोटा भी नहीं था, मगर सारी डिटेल मैंने उसकी आज ही लिखा दी। इसका सेकंड पार्ट नहीं आएगा, पूरा डिटेल जानकारी दे रहे कि आपको काशीपुर, रुद्रपुर, खटीमा, बाजपुर की। बहुत अच्छे से नोट करें, याद करें, कोई कमी हो जा रही होगी तो आप मुझे इस नंबर पर सजेशन दे सकते हैं। बाकी मैं तुम्हें अभी से बता रहा हूँ कि कुछ वीडियो आपका कल से एक और सब्जेक्ट साथ साथ चलेगा, जैसे हिंदी या पॉलिटी मैंने आधी पढ़ा रखी थी, उसको कंप्लीट भी करूँगा, मगर वो वाइट बोर्ड पे करूँगा,
ठीक है। तो एक एक क्लास आपकी व्हाइट बोर्ड पे भी आएगी, तो थोड़ा देखते हैं 2-4 वीडियो अपलोड करके कैसा रिस्पॉन्स आप लोगों को मिलता है। जिस भी बच्चे को नोट्स बनाने होंगे, अच्छे से चीज़ों को समझना होगा, खासकर उत्तराखंड की तैयारी करने वालों को, तो बहुत अच्छा कंटेंट और डाटा दूंगा और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करूंगा। तो थोड़ा उसका भी प्रयोग करूंगा मैं व्हाइट बोर्ड का। बाकी देखते हैं चीज़ें कैसे होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक रिवीजन करें।